हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। इससे पहले इसका फर्स्ट चैप्टर अपलोड हो चुका है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है, सोशल फार्मेसी का। और क्या है चैप्टर का नाम? प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ठीक, इसमें आपको कई सारे अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने हैं। आपको शुरू में ही बता दूं, जो भी आपके सिलेबस में पूछा है उस सब को हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही पार्ट में हो जाए। फिर उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लास्ट पार्ट में बताऊंगा, और फिर उसके बाद जो भी अलग अलग स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि कर्नाटका बोर्ड में कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए, क्या कहते हैं, यूपी बोर्ड में कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए, राजस्थान में कौन से पूछे गए, महाराष्ट्र में, हिमाचल में, हरियाणा में, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं 7-8, सबसे मैं उसमें से निकाल के कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए 2023 में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? तो डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी इज़ ए टाइप ऑफ स्टडी है। आप इसको यह भी कह सकते हैं कि ये एक स्टैटिस्टिक स्टडी है। क्या है स्टैटिस्टिक? मतलब जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ कम हो रही है, क्या ज़्यादा हो रही है, हिसाब किताब लगा के जो हम लोग एक मतलब स्टडी करते हैं वो होता है स्टैटिस्टिक। तो या आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप ऐड कर सकें तो, ठीक है, अगर आप ऐड कर सकते हैं तो। और इसमें हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? ह्यूमन पॉपुलेशन की, ठीक है ना। ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और उसमें क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। कुछ यहाँ पे मैंने दे रखा है। तो एक तो ये कि जैसे कि मान लीजिए कहीं की कोई एक मतलब क्या कहते हैं स्टेट है, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, फिर वेयर दे आर लिव, और फिर वो एंड फिर उसके बाद वेयर दे लिव, वो लोग किस एरिया में रह रहे हैं ज़्यादा। कोई मतलब खेत वाला इलाका है, कोई डिजर्ट वाला इलाका है, ठीक है ना, कोई बस्ती है, तो किस एरिया में लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। उन कितने पुराने हैं, पुराने का मतलब कितने बूढ़े हैं, उनकी एज क्या है, ठीक है ना। हाउ ओल्ड दे आर, मतलब कि उनकी एज क्या है, मतलब वो 20 से कम के लोग ज़्यादा हैं, या 20 से 20, या फिर क्या कहते हैं 20 प्लस वाले ज़्यादा हैं, या 18 प्लस वाले ज़्यादा हैं, या 35 से ज़्यादा एज वाले ज़्यादा लोग हैं, या ज़्यादा बच्चे हैं जो 10 साल के नीचे के हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि मतलब हाउ ओल्ड दे आर, यानी उनकी मतलब उनकी एजेस क्या हैं जो वहाँ पे हैं। ऐसे ही क्या, कितने बच्चे पैदा हुए, एंड हाउ मैनी पीपल पास अवे, और कितने लोगों की डेथ हो गई। पास अवे मतलब जो जा चुके, यानी कितने लोगों की डेथ हो चुकी है इन ए स्पेसिफिक पीरियड्स ऑफ टाइम, एक खास टाइम के अंदर, ठीक है ना। तो ये होता है डेमोग्राफी। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो डेमोग्राफी है ना, ये क्या है, एक साइकिल है इसकी। अब ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे, मतलब मान लीजिए 2023 के अंदर अगर 1000 बच्चा अगर 2023 के अंदर 1000 बच्चे पैदा हुए, तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि 2024 में भी 1000 बच्चे पैदा हों उसी एरिया के अंदर, मतलब उस स्टेट या जो भी एक एरिया हमने लिया है, फिर 2025 में भी उतने ही बच्चे पैदा हों। या तो ये कि जैसे कि मान लीजिए 2023 के अंदर 2000 लोगों की डेथ हुई, सपोज दैट, तो अब ऐसा नहीं कि 2024 के अंदर भी उतनी ही होगी, 25 के अंदर भी उतनी होगी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि कभी ये क्या कहते हैं, बच्चों की जो बर्थ रेट है कभी वो बढ़ जाती है, कभी ऐसा है कि जो डेथ रेट है वो बढ़ जाती है, कभी कोई सी भी घट जाती है। समझ में आ रही बात? तो ये एक साइकिल चलती है। उसी साइकिल को बोलते हैं हम लोग डेमोग्राफी साइकिल, ठीक है ना। वो घूमती रहती है, कोई भी एक स्थिरता उसमें नहीं होती है, वो एक जगह पर रुकती नहीं है ये, ठीक है ना। ये जो मतलब सारे क्या कहते हैं, ये जो सारे मेजर्स हैं, तो आपको डेमोग्राफी साइकिल समझ में आ गया। अब ये इसमें पूछता कई बार कि स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफी, अब ये इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफाइन डेमोग्राफी साइकिल एंड स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफी साइकिल, ठीक है ना। कभी तो ये 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ डेमोग्राफी की डेफिनेशन पूछ लेता है। कई बार मतलब ये भी पूछ लेता है और स्टेजेस भी पूछता है, कई बार देखा गया है, ठीक है ना। तो अब ये स्टेजेस क्या है, मतलब ये जो साइकिल चल रही है एकदम से ऐसा नहीं कि तुरंत घूम जा रही है, बल्कि एक स्टेज होता है कि एक स्टेज में आके क्या कहते हैं, मतलब बच्चों की पैदाइश की रेट जो है वो बढ़ गई है। किसी एक स्टेज में आके जो क्या कहते हैं, जो पास अवे हो रहे हैं, यानी जो लोग मर रहे हैं उनका रेट क्या बढ़ गया है, तो उसमें देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, इसको बोलते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? हाई स्टेशनरी स्टेज। इसमें क्या होता है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ठीक है ना। यानी दोनों चीज़ें इसमें क्या होती है, बढ़ी होती हैं। बच्चे भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और लोग भी क्या है, ज़्यादा मर रहे हैं। तो
फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हाई स्टेशनरी स्टेज भी बोलते हैं इसको, तो दोनों चीज़ें इसमें हाई हैं। दूसरा क्या है, सेकेंड स्टेज, तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट बर्थ रेट, जो बर्थ रेट है यानी पैदा होने की, बच्चों के पैदा होने की जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट, यानी जितना पहले था, मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हो रहे थे तो वो अभी 1000 हैं, लेकिन क्या होता है डिक्लाइन डेथ रेट, लेकिन क्या होता है जो डेथ की रेट है वो क्या हो रही, कम हो रही है। मान लीजिए वो 1000 मर रहे थे लोग, तो अब वो क्या है 700 हो गए, 800 हो गए, ठीक है, या 500 हो गए। तो ये समझ में आ गया कि जो बर्थ रेट है वो तो कांस्टेंट अपनी जगह पे रुका हुआ है, लेकिन ये क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, नीचे आ गया। अब तीसरे स्टेज में क्या होता है, डिक्लाइन बर्थ रेट एंड डिक्लाइन डेथ रेट, दोनों क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ठीक। उसके बाद चौथा स्टेज आता है लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ठीक है। चौथे स्टेज में क्या हो रहा है कि लो बर्थ रेट, अब बर्थ रेट नीचे आ चुका है, इसमें डिक्लाइन हो रहा था मतलब गिर रहा था, ठीक है ना, और इसमें क्या हो रहा है कि अब गिर के नीचे आ चुका है, ठीक, लो, तो बर्थ रेट क्या हो गया, बिल्कुल लो हो चुका है। ऐसे डेथ रेट भी क्या है, लो हो चुका है इस स्टेज के अंदर। और पांचवा स्टेज है कि लोअर बर्थ रेट देन ए डेथ रेट, और जो अब पांचवें स्टेज में क्या हो रहा है कि जो बर्थ रेट है वो क्या है, बिल्कुल कम हो चुका है डेथ रेट के मुकाबले में, ठीक है ना। तो ये स्टेजेस हैं कुछ, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, डेमोग्राफी साइकिल के स्टेजेस हैं, आपको इनको ऐसे ही याद कर लेना है, बस इतना ही काफ़ी है। अब इसको कैसे याद करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार किसमें हाई है, किसमें लो है, किसमें क्या है। तो यहाँ पे एक मैंने आपको ट्रिक दे रखा है, इसके हिसाब से आप याद कर लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसको आप याद कर लिए HHCDDDLLLB, ये तो आसानी से याद हो जाएगा आपको। HH मतलब कि फर्स्ट स्टेज, ये ठीक है ना, आप इसको याद रखिएगा, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकेंड है आपका, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक है ना। और ये जो इधर है ये बर्थ है, और इधर जो है वो डेथ है, ठीक है ना। ये बर्थ और ये क्या है आपका डेथ, ये बर्थ है और ये डेथ है। अब कैसे, तो एच से मतलब कि बर्थ भी हाई है और डेथ भी इसमें फर्स्ट स्टेज में हाई है। और दूसरे वाले में क्या है, बर्थ कांस्टेंट है, रुका हुआ है, और डेथ क्या है, डिक्लाइन हो रहा है यानी गिर रहा है। और तीसरे स्टेज में क्या हो रहा है, दोनों डिक्लाइन हो रहा है, दोनों गिर रहे हैं, ठीक है ना, डी मतलब डिक्लाइन हो रहे हैं। और चौथे स्टेज में क्या हो रहा है, दोनों लो हो रहे हैं, ठीक है ना, दोनों। और चौथे स्टेज में क्या, दोनों लो हो चुके हैं, बर्थ भी लो हो चुका है और डेथ भी क्या है, लो रेट पे आ चुका है। और पांचवें स्टेज में आप ऐसे याद रखेंगे कि जो बर्थ रेट है वो क्या है, डेथ रेट के मुकाबले में क्या है, लोअर है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद है एक टॉपिक, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वो है फैमिली प्लानिंग, कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है। तो फैमिली प्लानिंग क्या है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए, आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे जो बहुत मतलब उलझाए हुए होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनके चक्करों में नहीं पड़ना है, आपको ये सिंपल सा डेफिनेशन लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो फैमिली प्लानिंग क्या है, तो फैमिली प्लानिंग इज ए वॉलंटरीली वे ऑफ लिविंग by a couple in which they take a responsible decision about। तो फैमिली प्लानिंग क्या है, तो कह रहे हैं कि एक वे ऑफ लिविंग है, यानी कि ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, जिसमें कि जो कपल है यानी वाइफ और हस्बैंड जो हैं, जो कपल हैं, वो उनके क्या है, ज़िंदगी गुजारने का वे ऑफ लिविंग है, ठीक है ना, उनके ज़िंदगी गुजारने का वो तरीका है। कैसे, रजामंदी के साथ में, अब दोनों मतलब राज़ी होके कोई भी डिसीज़न लेते हैं, ठीक है ना, दोनों राज़ी होके कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेते हैं, किन चीज़ों के बारे में, टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, क्या डिसीजन लेते हैं दोनों मिलके अपनी रजामंदी से, अब अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करना है, यानी हमको कब बच्चा पैदा नहीं करना है, इसके बारे में डिसीजन लेते हैं। और क्या, टू ब्रिंग ए वांटेड बर्थ, और ये कि कब हमको बच्चा पैदा करना है, इसके बारे में डिसीजन लेते हैं। और तीसरा ये कि इंटरवल्स बिटवीन ईच प्रेगनेंसी, हर प्रेगनेंसी के बीच में कितना हमको स्पेस देना है, कितना हमको मतलब टाइम पीरियड देना है, 4 साल, 3 साल, 5 साल, कितना हमको स्पेस देना है दो प्रेगनेंसी के बीच में, इसके बारे में वो डिसीज़न लेते हैं। और हमारे फैमिली मेम्बर में कितने बच्चे होंगे, इसके बारे में डिसीज़न लेते हैं। तो ये होता है आपका फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी कपल हैं, ठीक है ना, कोई भी हस्बैंड और वाइफ हैं, वो क्या है मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबली यानी जिम्मेदारी के साथ और रजामंदी के साथ डिसीज़न लेते हैं इन चीज़ों के बारे में कि हमको कब बच्चे पैदा करना है, कब बच्चे पैदा नहीं करना है, हमारे कितने बच्चे होने चाहिए, और हर प्रेगनेंसी के बीच में कितना टाइम मतलब गैप होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में जो डिसीज़न लेते हैं उसी को बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। लेकिन जब आप अपने बच्चों की आप परवरिश करेंगे, जब आपकी शादी हो जाएगी, तब आपको ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि हमको उनको कैसे मतलब पढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, और उनकी क्या ज़रूरियात हो सकती हैं, उन सब चीज़ों का केयर करना भी क्या है फैमिली प्लानिंग में आता है।
इसके अंदर एक टॉपिक आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या हैं, उनके बारे में उसको डिफाइन करिए, और अलग अलग टाइप के जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उनको क्या है आप डिस्क्राइब करिए, एक्सप्लेन करिए, ठीक है ना। या फिर क्वेश्चन सीधे ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके बारे में आप क्या है, जो अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं तो किसी एक के बारे में पूछ लेता है, जैसे कि मैकेनिकल मेथड में क्या क्या होता है, टर्मिनल मेथड क्या होता है, या हार्मोनल मेथड क्या होता है, केमिकल मेथड क्या होता है, किसी एक के बारे में पूछ लेता है, ठीक है ना। इस तीनों तरह से क्वेश्चन पूछे, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आप इसको पढ़िएगा। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, तो दी मेथड्स हेल्प ए कपल टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी या अनवांटेड बर्थ भी कह सकते हैं, आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। समझ में आ गया कि वो मेथड्स या वो तरीके या वो चीज़ें जो किसी भी कपल को अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में या अवॉइड करने में हेल्प करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। समझ में आ रही बात। चाहे वो दवा हो सकती है या कोई मतलब सर्जरी हो सकती है, चाहे वो क्या कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जैसे कि कॉन्डम हो गया, तो कोई भी मतलब चीज़ हो या कोई दवा हो या क्या कहते हैं कोई मतलब सर्जिकल प्रोसीजर हो, जो भी तरीके यूज़ किए जाएं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, तो उन्हीं मेथड्स को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं तरीकों को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो वो क्या है, मेन 7 तरीके होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं वो 7 अलग अलग हैं, इनको आप रट लीजिएगा। एक है बिहेवियरल मेथड, दूसरा होता है नेचुरल मेथड, तीसरा है केमिकल मेथड, और चौथा है मैकेनिकल मेथड, पांचवा हार्मोनल मेथड, छठा है टर्मिनल मेथड, और सातवां है पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड्स। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो मतलब क्या इंटरकोर्स से पहले अप्लाई किए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो इंटरकोर्स के बाद अप्लाई किए जाते हैं। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है बिहेवियरल मेथड, और ये जो मेथड है ये क्या है, मतलब इंटरकोर्स से पहले अप्लाई किया जाने वाला मेथड है, ठीक है ना। तो बिहेवियरल मेथड क्या होता है, तो बिहेवियरल मेथड में कोई दवा, कोई केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किए जाते हैं, बल्कि सिर्फ अपने क्या कहते हैं बिहेवियर में चेंज करके प्रेगनेंसी को रोका जाता है। तो वो क्या होते हैं देखिए, सबसे पहला क्या है एब्सटिनेंस, यानी ये कि आदमी मतलब बिल्कुल सेक्सुअल इंटरकोर्स ही ना करे, ठीक है ना। टोटली क्या है सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या करे, वो अवॉइड करेगा, तो उसको बोलते हैं एब्सटिनेंस। और इसमें दूसरा जो है वो क्या, कोइटस इंटरप्टस, यहाँ पे पी छूट गया है, ठीक है ना, इंटरस्टस नहीं है ये क्या है इंटरप्टस, यू के बाद यहाँ पे पी है। कोइटस इंटरप्टस का मतलब ये होता है कि जो मेल है, ठीक है ना, जो मेल पार्टनर है वो जब उसको इजेकुलेशन का टाइम होता है तो वो सीमेन को वेजाइना के अंदर न छोड़ के उसको क्या है बाहर निकालता है। समझ में आ रही बात। तो उसको हम लोग बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड मेल विड्रॉल्स हिज पेनिस बिफोर इजेकुलेशन, ठीक है ना। जब इजेकुलेशन का टाइम होता है तो मेल क्या करता है, अपने पेनिस को बाहर निकाल लेता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सीमेन क्या है वेजाइना के अंदर डिपॉजिट नहीं होता है, जाता नहीं है, तो इस तरीके से प्रेगनेंसी नहीं होती है। तीसरा होता है सेफ पीरियड और कैलेंडर मेथड। इसमें क्या करते हैं, कैलेंडर को देख के, इसमें जो मतलब क्या कहते हैं जो थोड़ी पढ़ी लिखी समझदार औरतें होती हैं वो इसको अप्लाई कर पाती हैं। इसको बोलते हैं सेफ पीरियड्स, यानी कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिसमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो प्रेगनेंसी अकर नहीं होती है। तो उसमें क्या है, इसमें आपको एक ये समझ लिए एक महीना दिया गया है, इसको समझते हैं कि कैसे मतलब ये काम करता है। जो आपको ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये जो 5 दिन है ना, इसको मान लीजिए आपके ये मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज हैं, ठीक है ना। इसमें क्या मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो इसमें तो करना ही नहीं है, ठीक, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। उसके बाद ये आपको ये वाला डे दिख रहा है, यानी मेंस्ट्रुएशन हो गया उसके बाद, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो छठा दिन है, 7वां, 8वां या 9वां, ये जो है ना ये क्या है सेफ है, ठीक है ना, ये सेफ डेज माने जाते हैं। उसके बाद क्या है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो डेट है ना ये अनसेफ पीरियड्स माने जाते हैं। अगर यानी कि अगर इसमें इंटरकोर्स किया जाता है तो प्रेगनेंसी के अकर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए कि जो ओवम होता है वो इसी डेज के अंदर रिलीज होता है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया तो ये जो आपको ये जो 4 दिन दिख रहे हैं इसमें क्या कहता है जो ओवम है वो रिलीज़ नहीं होता है, वो अभी आता नहीं है। तो अगर उसमें मतलब इंटरकोर्स किया जाए, सीमेन अंदर पहुंच भी जाए, तब भी क्या होगा, प्रेगनेंसी अकर नहीं होगी, ठीक है ना।
तो इनको सेफ माना गया। फिर 10 तारीख के बाद से, मतलब 10 तारीख के बाद नहीं बल्कि ये मतलब बताया गया है। अब हो सकता है कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो 1 से ना आ रहा हो बल्कि 4 से आ रहा हो, तो फिर ये 4 दिन मतलब मेंस्ट्रुएशन के होने के बाद 4 दिन का जो टाइम है, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि वो मेंस्ट्रुएशन 1, 2, 3 में ही हो। यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए इस तरीके से बताया गया है। वो हो सकता है मेंस्ट्रुएशन 6, 7, 8, 9, 10 को हुआ, तो उसके बाद से अब जो ये 4 दिन है वो सेफ माने जाएंगे। फिर उसके बाद 3, 6 और 3, 9, 10 दिन जो हैं ये अनसेफ माने जाते हैं। अनसेफ का मतलब ये नहीं कि उसमें इंटरकोर्स करेंगे तो आपको नुकसान होगा, बल्कि अगर इसमें करते हैं तो प्रेगनेंसी के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद फिर जब ये जो डेट आ रहे हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 4, 8, 9 दिन जो हैं ये, फिर ये भी क्या है, सेफ पीरियड्स हैं। इसमें अगर किया जाए मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स तो फिर वहाँ पे भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बिहेवियरल मेथड। उसके बाद आता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड भी क्या है समझिए, एक तरीके से बिहेवियरल मेथड ही है, ठीक है ना। इसमें भी कोई मतलब दवा कोई चीज़ यूज़ नहीं की जाती है, सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को देख के जो मतलब फीमेल होती है वो पता लगा लेती है कि ओवुलेशन हो चुका है या होने वाला है। समझ में आ रही बात। जब ओवुलेशन का टाइम आता है, ओवुलेशन मतलब जो ओवम होता है, जो औरत का अंडा जिसको बोलते हैं अंडाशय, जब वो निकल के आता है तो बॉडी का टेम्परेचर उनका बढ़ जाता है। तो बहुत सारी औरतें इसका अंदाज़ा लगा लेती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी फीमेल्स क्या है इसको एहसास कर लेती हैं, तो फिर उसमें वो क्या है मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स से अवॉइड करती हैं, तो उसमें प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक, तो ये होता है नेचुरल मेथड। इन दिस मेथड इंटरकोर्स इज अवॉइडेड रिकॉग्नाइजिंग द ओवुलेशन साइन। जो क्या कहते हैं ओवुलेशन के जो साइन हैं, मतलब जो कुछ सिम्टम्स हैं, जो कुछ निशानियां हैं, उनको देख के क्या है अवॉइड किया जाता है इंटरकोर्स को। अब वो क्या हो सकती हैं, अब वो साइन जो है ना वो क्या कहते हैं ओवुलेशन से 3 दिन पहले क्या है मतलब दिखने लग जाते हैं, ठीक है ना। बिफोर 3 डेज ओवुलेशन जो साइन है वो दिखने लग जाते हैं। उसमें क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। कितना, 0.3 से क्या है 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है, ठीक है ना। ये कब, ये टेम्परेचर कब मिलता है देखने को, तो बिफोर गेटिंग आउट ऑफ बेड, यानी सुबह में जब सो के जो औरत उठ रही है, फीमेल उठ रही है, तो उस वक्त में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है इतना। ठीक, अब ये इसको मेज़र करना, अरे आदमी सो के उठ रहा है तो हो सकता है कि ठंडी का दिन हो, रज़ाई कंबल ओढ़े हुआ हो, तो फिर तो वैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये सब करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, ये कॉर्विकल नहीं है, सर्विकल है, ठीक है ना। इसको सर्विकल कर लीजिए। जो सर्विकल म्यूकस होता है वो बिकम वाटरी, ठीक है ना। जो सर्विक्स होता है, जो वेजाइना से पहले का जो स्टेप है, ठीक है ना, जहाँ से मतलब जो वेजाइना से पहले की जो जगह होती है, जो यूट्रस और वेजाइना के बीच में, उस सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है ना उसको। तो वहाँ से जो म्यूकस रिलीज होता है तो वो मतलब गाढ़ा होता है नॉर्मली, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये वाइट हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा। तो जिसको एक औरत क्या है मतलब टिश्यू पेपर वगैरह से उसको चेक कर सकती है। तो ये बड़ा मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड वो मतलब तरीका है, तो इसको हमको लगता है कि बहुत कम ही कोई यूज़ करता होगा। उसके बाद आता है तीसरा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में क्या होता है, इन केमिकल मेथड स्पर्मिसाइड इज यूज्ड टू किल द स्पर्म इन द वेजाइना ऑफ वीमेन। इसमें क्या होता है कि स्पर्मिसाइडल यूज़ होते हैं। साइडल का मतलब होता है जो किल कर दे, ठीक है ना, और स्पर्मिसाइडल मतलब जो स्पर्म को किल कर दे। तो इसमें केमिकल मेथड में स्पर्म को किल करने वाली दवाएं यूज़ होती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और वो कहाँ पे किल करती हैं, जो स्पर्म पहुंच चुका है वेजाइना के अंदर, ठीक है ना, तो वहाँ पे जाके वो दवाएं किल करती हैं। अब ये उसका तरीका क्या होता है कि पहले से ही वहाँ पे दवाएं अप्लाई कर दी जाती हैं। जैसे भी स्पर्म वहाँ पहुँचेगा तो उसको अंदर जाके यूट्रस में, फिर फिलोपियन ट्यूब में जाके क्या कहते हैं ओवम के साथ में मतलब मिलने नहीं देता है, पहले ही मार देता है, ठीक है। तो उसमें यूज़ होता है फोम टेबलेट। फोम का मतलब होता है झाग बनाना। तो दिस टेबलेट्स आर इंसर्टेड बाय द वीमेन इनटू हर वेजाइना बिफोर इंटरकोर्स, ठीक है ना। ये जो टेबलेट्स हैं इसको क्या है वो वेजाइना में अपना एक रख लेती है, इंसर्ट कर लेती है, वहाँ पे वो एक तरीके का झाग बना देता है, ठीक है। अब जब वो इंटरकोर्स करेंगी तो अब वो वहाँ पे जो क्या कहते हैं सीमन होता है वो जैसे वहाँ पहुँचेगा तो उसमें जो स्पर्म होते हैं उनको मार दिया जाता है, ठीक है ना। और क्या स्पर्मिसाइडल जेल आती हैं, ठीक है, जेलीज या क्रीम। एक तो ये टेबलेट आ गया, एक आता है मतलब जेलीज और क्रीम, यानी उनको क्या लेप किया जाता है। तो उसके अंदर वेजाइना के अंदर उसको लेप कर लिया। अब उसके बाद मतलब इन सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो अब वहाँ पे जब स्पर्म जाएगा तो उसको किल कर देती हैं। और चौथा है मैकेनिकल मेथड। और मैकेनिकल मेथड क्या है, तो इसमें कुछ मतलब डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करके
प्रिवेंट किया जाता है मीटिंग ऑफ स्पर्म विद ओवम, ठीक है ना, ओवम के साथ में स्पर्म को मिलने नहीं दिया जाता है कुछ इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस यूज़ करके। तो जैसे कि एक इसमें आ गया कॉन्डम और निरोध जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है डायफ्राम, जिसको कि मतलब फीमेल यूज़ करती है, इसको तो मेल यूज़ करते हैं, ठीक है ना। डायफ्राम को इसको मतलब क्या कहते हैं, फीमेल कॉन्डम भी बोलते हैं। इट इज़ ए रबर कैप डिवाइस यूज्ड बाय द वीमेन इन द वेजाइना, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, जो फीमेल लोग हैं उसको यूज़ कर लेती हैं। उसके बाद आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस IUD। इसका शॉर्ट फॉर्म पूछता है, ये शॉर्ट दे देता है और फुल फॉर्म पूछता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, मतलब अब ये जितनी भी डिवाइसेज है ना, ये सब वीमेन के ज़रिए से, औरतों के ज़रिए से यूज़ किया जाता है। ये लिपर्स नहीं है बल्कि ये क्या है, लिप्स लूप, ठीक है ना। ये भी एक डिवाइस है जो वेजाइना में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही कॉपर टी आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। कॉपर टी आता है, कॉपर का बना हुआ टी शेप का होता है, उसको यूज़ किया जाता है। ये 3 साल के लिए इफेक्टिव होता है। ऐसे क्या आता है, प्रोजेस्टेसर्ट आता है। प्रोजेस्टेसर्ट क्या है, ये भी एक तरीके का समझ लीजिए जैसे कॉपर टी है, इसी टाइप की एक डिवाइस होती है जिसके अंदर प्रोजेस्टेरोन को डाल दिया जाता है। वहाँ से वो थोड़ा थोड़ा क्या है रिलीज़ होता रहता है और ये 5 साल के लिए इफेक्टिव होता है। जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता है तो कुछ इस तरीके का केमिकल चेंजेस करता है उस एरिया के अंदर, यानी यूट्रस वगैरह के अंदर, फेलोपियन ट्यूब वगैरह के अंदर, कि फिर जो कहते हैं ओवम होता है वो वहाँ पे आ नहीं पाता। अगर आ पाता है तो फिर क्या है, वो मतलब क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता है ये, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन को रोकता है। उसके बाद आता है 5वां आपका हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, इसमें हार्मोन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। जो हमारा जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, इन्हीं का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है, ठीक है ना। दीज आर मोस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये सबसे ज़्यादा क्या है, इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड माना जाता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉमा लगाइए। प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड 100% बाय यूजिंग कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है ना। इसको COCPS बोलते हैं, याद रखिएगा। इसके ज़रिए से, यानी इसको बोलते हैं कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी मुंह के ज़रिए से ओरली खाया जाने वाली क्या टेबलेट्स आती हैं, गोलियां आती हैं, किया जाता है। और ये 100% क्या है, मतलब इफेक्टिव होता है। और ये क्या है, कॉम्बाइंड होता है किसका, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है ना। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों को कॉम्बाइंड करके इसको पिल्स बनाए जाते हैं, मतलब गोलियां बनाई जाती हैं। अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसको 21 दिन तक यूज़ किया जाता है कंटिन्यूसली, ठीक है ना। ओरली इनको क्या है 21 दिन तक यूज़ किया जाता है। अगर कोई डोज छूट गया तो जितना जल्दी हो सके उसको क्या है पूरा करवाया जाता है। और क्या है, दिस कोर्स शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम 5th डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। इसके बारे में पूछता है कई बार कि बताइए कैसे, इसको क्या प्रिकॉशंस वगैरह हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा इसकी डिटेल दे दी है, ठीक है ना। तो जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुएशन के 5वें दिन से, मतलब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया उसके बाद 5वें दिन के बाद से इसको शुरू किया जाता है, ठीक है ना। इट शुड नॉट बी टेकन एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 7 डेज। और जो क्या कहते हैं मेंस्ट्रुएशन हो रहा है तो उस टाइम पे इस दवा को नहीं खाना है, ठीक। उसके बाद द पिल्स शुड बी टेकन एट द फिक्स टाइम। और जो भी इस दवा को खा रही हैं तो उनको चाहिए कि एक टाइम फिक्स कर लें और उसी टाइम पे रोज़ाना उसको खाएं। ये कह रहे हैं बिफोर बेड, यानी सोने से पहले का जो टाइम है, बेड पे जाने का जो टाइम है, उस टाइम को क्या है प्रीफर किया जाता है, ठीक है ना। उस टाइम पे उनको रोज़ाना खाना चाहिए जो इसको यूज़ कर रही हैं। अब इसमें ये क्या है, ये जो पिल्स है ना, इसके मतलब अब ये जो पिल्स है ना, ये कुछ ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल टाइप की दवाएं हैं, ये डेंजरस भी हैं, इसलिए बहुत क्या है केयरफुली इनको यूज़ करना चाहिए। तो जो औरत पहले से ही प्रेग्नेंट है उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है इसको, ठीक है ना। ऐसे जिनकी उम्र क्या है 35 साल से ज़्यादा हो चुकी है उनको भी नहीं यूज़ करना है। ऐसे क्या है डायबिटीज़ पेशेंट है या उनकी कोई मतलब हिस्ट्री है, यानी उसके बाप दादा को अगर ये बीमारी है तो उनको भी नहीं लेना है। ऐसे क्या है जिसको मतलब जॉन्डिस है, ठीक है ना, पिछले 6 महीनों में इसको हिस्ट्री है इसकी जॉन्डिस की, लीवर की दिक्कत होती है जिसमें बिलिरुबिन बढ़ जाता है, जिसको पीलिया बोलते हैं, तो उसको भी नहीं लेना, ठीक है ना। पीलिया वाली औरत को भी नहीं लेना है ये पिल्स। ऐसे क्या कहते हैं लैक्टेटिंग मदर है, जो जिसके मतलब बच्चा छोटा जिसको दूध पिला रही हैं, तो वो मदर भी नहीं लेंगी। ऐसे क्या है हैज़ कैंसर ऑफ ब्रेस्ट और जेनाइटल ऑर्गन, जिसके ब्रेस्ट के अंदर छाती में या क्या कहते हैं जो भी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वहाँ पे कैंसर है, तो वो भी इन दवाओं को नहीं यूज़ करेंगी। ये जितनी दवाएं अब तक आपने पढ़ी हैं ये सब क्या हैं, प्री हैं, यानी कि इंटरकोर्स करने से पहले ये सब दवाएं यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। जो भी मेथड्स हैं, जो भी चीज़ें आई, अब जो आप जो पढ़ रहे हैं ये पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड है, यानी है कि कॉन्सेप्शन हो गया, कंसीव हो गया है, यानी स्पर्म पहुंच चुका है और ठीक है ना, अब पूरा चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो जाए या प्रेगनेंसी हो चुकी है
तो अब उस कंडीशन में क्या करेंगे? अब तक ये जो सिस्टम थे ये सब कहते हैं प्री थे, यानी कि मतलब इंटरकोर्स करने से पहले कहीं पे जेलीज यूज़ किया जा रहा है, कहीं पे कॉन्डम यूज़ किया जा रहा है, कहीं पे कोई अलग मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो है अब ये क्या है, पोस्ट कॉन्सेप्शनल है, ठीक है ना, यानी कि क्या कहते हैं, इंटरकोर्स कर लिया अनसेफ तरीके से, ठीक है ना। ये जो आपको तरीके बताए गए थे उनमें से कोई यूज़ नहीं किया, अब उस कंडीशन में क्या करेगा, तो उसके लिए बताया जा रहा है कि पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड्स इज अप्लाइड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स विद इन 72 आवर्स। याद रखिएगा ये, ठीक है ना। ये कह रहे हैं किसी ने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर लिया, ठीक है ना, जो भी तरीके बताए गए थे वो यूज़ नहीं किया, तब उसमें इस कंडीशन में ये दवाओं को यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज एज पोस्ट कॉन्सेप्शनल मेथड, इस मेथड के लिए ये दवाएं यूज़ होती हैं। तो एक इसमें क्या है, मेफिप्रिस्टोन, याद रखिएगा मेफिप्रिस्टोन 600 mg, इट इज़ टेकन वंस, इसको एक बार लिया जाता है 72 घंटे के अंदर, ठीक है ना, अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया गया है। इट हैज़ ए हाई रेट ऑफ सक्सेस, इसका रेट क्या है, सक्सेस रेट क्या हाई है। मेफिप्रिस्टोन इज़ यूज्ड विद मिसोप्रोस्टोल टू एंड ए प्रेगनेंसी दैट इज़ लेस देन 70 डेज इन ड्यूरेशन। कह रहे हैं कि मेफिप्रिस्टोन को हम लोग मिसोप्रोस्टोल के साथ में यूज़ किया जाता है, क्या करने के लिए, प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं, एंड करने के लिए, या प्रेगनेंसी को एंड करने के लिए, या आप ये भी कह सकते हैं टर्मिनेट करने के लिए। कितने दिन में, दैट इज़ लेस देन 70 डेज, यानी प्रेगनेंसी हो चुकी है, बल्कि मतलब 50 दिन हो गए प्रेगनेंसी को, 60 दिन हो गए, 65 दिन हो गए, तो कह रहे हैं कि 70 दिन से पहले पहले मेफिप्रिस्टोन को मिसोप्रोस्टोल के साथ में मिला के यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, एबॉर्शन जिसको बोलते हैं उसके लिए, यानी प्रेगनेंसी को अब ख़त्म करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए, एबॉर्शन के लिए। दूसरी जो दवा यूज़ होती है वो है लिवोनोगेस्ट्रल, ठीक है ना, 0.75 mg, ज़्यादा मत दे दीजिएगा, ठीक है ना। लिवोनोगेस्ट्रल कितना देंगे, 0.75 mg, इट इज़ टेकन ट्वाइस विद इन 72 आवर्स, और इसको क्या है 72 घंटे में 2 बार लिया जाता है, ठीक है ना। 0.75 mg को कितना लिया जाता है, 2 बार लिया जाता है 72 घंटे के अंदर, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद, ठीक है ना। और 12 घंटे के मतलब फ़र्क के साथ में ले सकते हैं, ठीक, यानी एक दवा खा ली फिर उसके 12 घंटे के बाद दूसरी दवा खाना है। और जो तीसरी है ये क्या है, कॉम्बाइंड दवा है, लेकिन ये जो दवा है ना ये इसके मुकाबले में ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ज़्यादा इफेक्टिव है किसके, लिवोनोगेस्ट्रल 0.5 mg और एथिनिल एस्ट्राडियोल 0.1 mg, ये कॉम्बाइंड करके दी जाती हैं दवाएं। तो क्या कहते हैं, लिवोनोगेस्ट्रल 0.5 mg और एथिनिल एस्ट्राडियोल 0.1 mg, ठीक है ना। ये तीसरी दवा है, इट इज़ टेकन, ये टेक नहीं है, टेकन कर लीजिए, इट इज़ टेकन ट्वाइस विद इन 22 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, और इसको भी क्या है 72 घंटे में 2 बार लिया जाता है 12 घंटे के इंटरवल के साथ में। इट इज़ इफेक्टिव बट हैज़ एडवर्स इफेक्ट लाइक नोजिया एंड वोमिटिंग, ये इफेक्टिव तो है लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट भी आते हैं, जैसे कि उल्टी जैसा होगा, जैसे कि नोजिया मतली होगी, उल्टी जैसा होगा। सातवां जो है वो टर्मिनल मेथड, और ये जो टर्मिनल मेथड है ये क्या है, परमानेंट मेथड है, ठीक है ना। टर्मिनल मेथड क्या है, एक परमानेंट मेथड होता है, इसको करने के बाद फिर अब आदमी दोबारा से कभी बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहता है, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा हूँ कि इंटरकोर्स करने के काबिल नहीं रहेगा, इंटरकोर्स करेगा, उसको मज़ा भी आएगा, सब कुछ होगा, ठीक है, लेकिन इसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, टर्मिनल मेथड दोनों के साथ में अप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। इसमें अब क्या है, प्रेगनेंसी का कोई चांस अब नहीं रह जाता है। दिस मेथड प्रोवाइड्स ए परमानेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी, ये जो मेथड है एक परमानेंट क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्रेगनेंसी के अगेंस्ट। इट इज़ कॉल्ड स्टेलाइजेशन, ठीक है ना, इसको स्टेलाइजेशन ऑपरेशन भी बोलते हैं, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। अब इसमें क्या होगा कि जो ओवम है उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, वो आके इस ओवम क्या है स्पर्म से नहीं मिल पाता है, वो आ ही नहीं पाएगा जहाँ पे आके मुलाकात होती है उनकी। ऐसे ही क्या कहते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, जो स्पर्म है वो बनेगा, लेकिन क्या है वो बनने के बाद जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ से वो क्या है उस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, तो वो आगे जा नहीं पाता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है मतलब टेक्निक्स यूज़ होते हैं, उनके नाम देख लीजिए। होता है वेसेक्टोमी, ठीक है ना, एक होता है वास डिफरेंस मेल के अंदर, जैसे कि जो स्क्रोटम होता है, जो टेस्टिस होते हैं वहाँ से एक नली निकल के जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ से स्पर्म होते हुए जाता है, सेमिनल फ्लूइड में मिलता है, उसके बाद फिर वहाँ से क्या होता है, इजेकुलेट होता है। इजेकुलेट का मतलब ये होता है, फिर वहाँ से क्या होता है, वो इजेकुलेट होता है। इजेकुलेट का मतलब ये होता है कि मतलब बाहर निकलता है वो, ठीक है ना।
और बल्कि ये कहें कि झटके के साथ बाहर निकलता है, उसको इजेकुलेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो वास डिफरेंस है, जो वो नली है जिसके थ्रू होके स्पर्म जाता है, उसी में एक छोटा सा कट लगा दिया जाता है, ठीक है ना। एक स्मॉल पोर्शन उसका क्या है, काट के वास डिफरेंस का बाहर निकाल दिया जाता है और उसको बंद कर दिया जाता है। अब वहाँ से जो हमारे क्या कहते हैं टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिस हैं, वहाँ से क्या है स्पर्म क्या बनता ही नहीं। वहाँ पे क्या है, अब स्पर्म बनेगा तो सही, लेकिन वहाँ से हो के वो जा नहीं पाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है। दूसरा होता है ट्यूबेक्टोमी। इसमें फीमेल के साथ में जो फिलिपियन ट्यूब है उसका एक छोटा सा पोर्शन काट दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है और उसको टाई अप कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है फिलिपियन ट्यूब को, कि अब उधर से ओवम आएगा तो सही लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। ये दो मेन टाइप होते हैं। अब इसका एक टेक्निक आ गया है, उसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में भी क्या होता है, फिलिपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, लेकिन इस मेथड में क्या गैस फिल किया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, मतलब गैस फिल करते हैं और गैस इतना फिल करते हैं कि जो फिलिपियन ट्यूब्स हैं वो विजिबल होने लगते हैं बाहर से, मतलब वो क्या है बहुत अच्छे से, जो फिलिपियन ट्यूब है वो क्या है बहुत अच्छे से दिखने लग जाते हैं। फिर उसके बाद उनको क्या है ब्लॉक कर दिया जाता है एक रिंग के ज़रिए से, यानी या क्लिप के ज़रिए से। मान लीजिए फिलिपियन ट्यूब दिख रहा है, उसको कट वट नहीं लगाया गया है, ठीक है ना, उस पर सिर्फ एक क्लिप से दबा दिया गया, ठीक है ना। तो ये वाला जो है ये थोड़ा इसके मुकाबले में अच्छा है कि मान लीजिए कोई फीमेल है, उसने ये ट्यूबेक्टोमी करा लिया, तो अब मतलब बहुत अब क्या ट्यूबेक्टोमी करा लिया तो अब चांसेस नहीं है कि उनको फिर से जोड़ दिया जाए। हाँ, हो सकता है कि आगे कोई टेक्निक ऐसी आए कि फिर से फिलिपियन ट्यूब को जोड़ दिया जाए। अगर मान लीजिए कि ऐसा न हो, मान लीजिए उनका जो बच्चा था वो मर गया, फिर से वो दोबारा बच्चा पैदा करने चाह रही हैं, तो अब तो यहाँ पे तो चांसेस नहीं है। लेकिन इस वाले में क्या है कि सिर्फ उस ट्यूब को काटा नहीं गया है, टाई अप नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ बीच में एक क्लिप लगा के उसको दबा दिया गया, अब इधर से क्या है ओवम आ नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है इसके मुकाबले में अच्छा है, ठीक है ना। और यही चीज़ अगर इसमें मतलब मेल के साथ भी किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब एक टॉपिक है इसमें, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग। एक बात याद रखिएगा, अब तक की जो पीडीएफ है वो मैंने आपको क्या है टेलीग्राम पे दे दिए हैं, और बल्कि सारे सब्जेक्ट के एक एक दो दो चैप्टर के पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोडेड है, आप उनको वहाँ से जाके ले सकते हैं। आगे के जो भी चैप्टर्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, वो अब आपको वो क्या है मतलब टेलीग्राम पे नहीं मिलेंगे। अब उसका तरीका ये है कि आप अगर पीडीएफ चाहिए, आप यहाँ से यूट्यूब पे जो पढ़ रहे हैं पढ़ सकते हैं आराम से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत छोटा सा अमाउंट, एक चैप्टर के लिए तकरीबन 1 रुपया या 50 पैसा आपको पे करना है। वो क्या है, मेरे नंबर पर आपको 100 रुपीज़ पे करना है। उसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं 5, ठीक है ना, ये 5 सब्जेक्ट का उसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूँगा, ठीक है ना। आप 100 रुपीज़ पे करके मेरे नंबर पे, मेरा नंबर है 9694480523, ठीक है ना, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है, और इसी पे आपको पेमेंट भी करना 100 रुपीज़। और इस पर फ़ोन नहीं करना, जो भी आपको पूछना रहेगा मैसेज करिएगा व्हाट्सअप पे, ठीक है ना, फ़ोन नहीं करिएगा, ठीक। और इस पर पेमेंट करके मुझे आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, आपको पेड ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। और जैसे जैसे क्या कहते हैं और जैसे जैसे क्या कहते हैं मतलब पीडीएफ तैयार होते रहेंगे, नोट्स प्रिपेयर होते रहेंगे, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले पहले आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और मेरी ये कोशिश होगी कि आपको वीडियो फॉर्म में भी सारा कुछ दे दिया जाए। इससे सस्ता तो मुझे लगता है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना 100 रुपये आप तो 2 बार जाकर कहीं नाश्ता पानी करते हैं, उतने में खर्च कर देते हैं। 5 सब्जेक्ट उनकी वीडियोस भी आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके मिल जाएंगी। और ये जो है वीडियो सबके लिए फ्री होंगी। सिर्फ पीडीएफ बनाने के लिए, चूँकि मैं एक आदमी रखता हूँ, उसको पैसा देता हूँ, तो इसलिए मुझे भी क्या है थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत है। तो इसलिए आपको क्या है पीडीएफ के लिए 100 रुपीज़ पे करने हैं। और उसके बाद आपको जब पीडीएफ उस वाले ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपकी पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे। उसके अलावा जो अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको दिया जाएगा, जो पुराने वो भी, जो नए होते रहते वो भी मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे आप बेनिफिट्स वहाँ से उठा सकते हैं सिर्फ 100 रुपीज़ पे करके। और मुझे लगता है कि ये आज के टाइम पे 100 रुपीज़ कुछ भी नहीं है। लोग 1-1 हज़ार चार्ज कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए, 2-2 हज़ार चार्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं आपको सब कुछ फ्री दे रहा हूँ, जो भी लेना चाहे वो मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकता है, ठीक। कि फार्मासिस्ट का क्या रोल है फैमिली प्लानिंग में, तो ही शुड काउंसिल द पीपल अबाउट द फैमिली प्लानिंग। ये क्या लोगों को काउंसिल करेगा, यानी उनको बताएगा, समझाएगा कि फैमिली प्लानिंग क्या होती हैं। ऐसे क्या, ही शुड कन्वे द पीपल फॉर गैप ईयर्स बिटवीन चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के पैदा होने के जो बीच में जो टाइम पीरियड होता है उसमें गैप के बारे में समझाएगा कि गैप देना चाहिए।
और क्या है, ही एजुकेट द पीपुल अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, वो लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में क्या एजुकेट करेगा, उनको बताएगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, कैसे कौन सा काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये कंडक्ट प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, वो फैमिली प्लानिंग के लिए क्या है प्रोग्राम कंडक्ट करेगा, प्रोग्राम कराएगा, लोगों को समझाएगा फैमिली प्लानिंग। ऐसे क्या ही टेल्स होना चाहिए, ही टेल्स दी बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग द पीपल अबाउट फैमिली प्लानिंग, जो लोगों को क्या करेगा और फैमिली प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स है वो बताएगा। ऐसे क्या ही प्रोवाइड सुइटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कंसिडरिंग द कपल, और क्या कहते हैं कपल को देखते हुए अगर वो इससे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं या उनको कोई ज़रूरत है तो उनके मतलब चूँकि ये तो फार्मेसी भी चलाएगा तो वहाँ से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड किए जाते हैं, या हॉस्पिटल में अगर रह रहा है तो वहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कपल को देखते हुए सही जो सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड उनके लिए उनको वो क्या करेगा प्रोवाइड कराएगा। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।